जिंदगी जैसे कि पहेली, जैसे कि हो एक प्यारी सी सहेली। जिंदगी जैसे कि कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। यहाँ ये भी हो सकता है, यहाँ वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र, मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है फिर एक कहानी। एंड आज मैं आपको जिस पर्सनालिटी से मिलवाने वाली हूँ उनके ऊपर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सूट करती हैं कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। उनकी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छा मुकाम अपनी लाइफ में हासिल किया। He is not only a successful chartered accountant, but a teacher, a YouTuber, a businessman. Let's welcome CA Kapil Jain. Hello sir, welcome to our show. थैंक यू मैम, थैंक यू आस्था जी, आपने हमें अपने शो पे बुलाया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने शो पर आपने हमें बुलाया। सर चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की ओर जिसका नाम है बस इतनी सी ये कहानी। सर, हमें पता चला है कि आपकी फैमिली में ये डिसाइड हुआ कि एक ही बच्चा पढ़ाई कर सकता है एंड आपने एक ऐसी उम्र से काम करना शुरू किया जिस उम्र में शायद बच्चे खुद से पढ़ाई भी नहीं कर पाते या खुद से अपना कुछ भी काम नहीं कर पाते। तो सर, ऐसी क्या मजबूरी रही आपकी फैमिली में? मैम, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था और 8th क्लास तक तो मेरा पढ़ाई में काफ़ी मन लगा और मतलब मैं क्लास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस पे रहा करता था। लेकिन 8th क्लास के बाद, जैसा मैं आपको बताऊँ, मेरे फादर एक लोअर मिडिल क्लास से थे तो उन्हें बिज़नेस में लॉस हो गया कुछ। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 2 बेटे हैं, एक हमारी सिस्टर है और 2 हम भाई थे। तो मैं उस टाइम पे 8th क्लास पास करा था और मेरे ब्रदर ने 9th क्लास। तो उनका कहना ये था कि भाई दोनों में से एक व्यक्ति कंटिन्यू करेगा। तो मैंने अपने फादर को बोला कि भाई 8th क्लास में पास कर चुका हूँ तो अब मैं ही पढ़ाई छोड़ देता हूँ और मैं वर्क करने लग जाता हूँ। ब्रदर का है 10th क्लास हो जाएगी। लेकिन मेरे बड़े भाई जो आज की डेट में मेरे पिता के समान है, उन्होंने कहा नहीं, बड़ा मैं हूँ तो सेक्रीफाइस मैं करूँगा। तो उन्होंने 9th क्लास के बाद अपना स्कूल एजुकेशन छोड़ दिया और वो जॉब पर लग गए। उसी टाइम से मुझे पढ़ाई से थोड़ा सा मतलब कि मैं कहूँ अलगाव हो गया, दूर हो गया मैं, और पैसे की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो तब से मैंने पैसा कमाना शुरू करा। अगर आपको याद हो तो दिल्ली में लाल किले के पीछे एक बाज़ार लगता था जिसका नाम होता था कबाड़ी बाज़ार या चोर बाज़ार। मेरे फादर वहाँ पर रुमाल और जुराब बेचते थे तो वो जर्नली मुझे साथ में ले जाया करते थे। वहाँ पर संडे वाले दिन हुआ करता था वो। तो मैंने हमेशा अपने संडे को बेचा है। संडे को लोग बाग इन्जॉय करते हैं लेकिन मैं हमेशा संडे को वर्क करा करता था। तो मैं संडे को उनके साथ चला गया और वहाँ पर मैंने पहली कमाई करी, क्योंकि उस दिन मैं वैसे फादर के साथ ही था लेकिन जो बराबर में उनके फ्रेंड थे जो लगा रखा था, उन्होंने कहा जैन साहब आज अपना लड़का मुझे दे दो क्योंकि आज मेरी सेल ज़्यादा होने वाली है और मतलब मेरा माल चोरी हो सकता है। तो मैं पूरा दिन उनके साथ रहा और उस टाइम पर उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए। अगर मैं बात करूं तो ये बातें लगभग 20-25 साल पुरानी है। तो उस टाइम के 20 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। उसके बाद से मेरे को पैसा कमाने की धुन हो गई। मेरा ब्रदर जहाँ पर जॉब करता था, मैं वहाँ पर संडे जाने लगा और वहाँ पर मुझे पर संडे के 70 रुपीज़ मिलने लगे। इसके अलावा मैंने क्या किया कि एक छोटी सी हमारी परचून की दुकान हुआ करती थी घर पे ही, प्रोविज़न स्टोर जिसे आप बोलते हैं। तो उस पर क्या करा मैंने कि दिवाली आई तो पटाखे बेचे, अगर 15 अगस्त आया तो पतंगे बेची, रक्षाबंधन आया तो राखी बेची, होली आई तो रंग बेचे। तो मैं इस तरीके से जो बचपन के हमारे त्यौहार थे मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं करे। मैंने क्या, हमारी फैमिली ने नहीं करे। हमारे घर पे दिवाली की पूजा रात को 12 बजे होती थी क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तो हम अपनी दुकान समेट के लाते थे। हमारे यहाँ रक्षाबंधन 12-2 बजे होता था क्योंकि 12 बजे तक तो। और रही बात पतंगों की, तो हम 15 अगस्त को कभी पतंगे नहीं उड़ाते थे। अगर मुझे पर्सनली उड़ानी पड़े तो मैं 16 अगस्त 17 अगस्त को उड़ाता था क्योंकि तब तक तो हम सेल ही कर रहे होते थे। तो पैसा मैंने तब से कमाना शुरू करा और ये मतलब कि शौक़ नहीं होता बचपन में, कई बार मजबूरियाँ होती हैं।
सर जैसा कि आपने बताया कि आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करता था, तो डिपार्टमेंटल स्टोर से सीए का सफ़र कैसे शुरू हुआ और सीए ही क्यों? आई मीन और कोई इजी गोइंग प्रोफेशन क्यों नहीं? 2008 में मैंने एज ए अकाउंटेंट जॉब करी, 1 जनवरी 2008 को। तो जब मैं पहली बार अपनी बैलेंस शीट फाइनल कराने गया अपनी कंपनी की जिसमें मैं जॉब करता था, तो जो हमारे स्टैच्यूटरी ऑडिटर थे हमारे गुरुजी, ठीक है, जिनके यहाँ पर मैंने आर्टिकलशिप करी, बहुत अच्छे इंसान थे। वहाँ पर मैंने ये देखा कि हमारे जो सर है वो साल में इतनी फ़ीस ले लेते जितनी मैं पूरे साल मेहनत करके नहीं ले पाता, और उनके एक साइन की वैल्यू और मेहनत तो होती ही है। तो मुझे तब से जुनून हुआ कि जैसे हमारे सर की लाइफ है ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला सीए करने का, और कुछ कर भी नहीं सकते थे। ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन में मेरे 47% मार्क्स थे, और उसके साथ एक रीज़न और था कि भाई सीए की लाइफ तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन मेहनत बहुत होती है सीए में। तो मैं ना न्यूज़पेपर में पढ़ा करता था कि आईपीसीसी पास, पीसीसी पास बच्चे को 15,000 की सैलरी, 18,000 की, और मेरी उस टाइम पे सैलरी थी 6,000। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अरे चलो सीए नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कम से कम पीसीसी पास कर लो, और पीसीसी पास करने के बाद जो तुम 6,000 की सैलरी ले रहे हो वो आपकी 12,000, 15,000, 18,000 हो जाएगी। तो मेरा पहला टारगेट मैडम पीसीसी था। सीए चाहता तो था बनना, लेकिन पता था कि अपने से होगी नहीं, पैसा लगता है, मेहनत लगती है। तो मेरा मेन टारगेट पीसीसी था। इस वजह से बिज़नेस तो कोई कर ही नहीं सकते थे, पैसा चाहिए बिज़नेस करने के लिए, और अगर अपने करियर को आगे बढ़ाना था तो हमें कुछ ना कुछ तो करना था। सर हमने ये सुना है कि हमारे पेरेंट्स सभी फैमिली में ये बोलते हैं कि 12th कर लो तो लाइफ सेट है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो तो लाइफ सेट है, उसके बाद अगर गलती से सीए ज्वाइन कर ली तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लो तो लाइफ सेट ही सेट है। तो सर आपकी तो ये तीनों ही चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, तो क्या आपकी लाइफ की स्ट्रगल उसके बाद कुछ कम हुई? देखिए मैम, आपने क्वेश्चन पूछा कि सीए बनने के बाद लाइफ सेट हो जाती है। ये तो नो डाउट है कि लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं होती। अगर मैं बात बताऊं कि सीए बनने के बाद मैंने कैंपस का फॉर्म भरा और मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ आईबीएम में, लेकिन वहाँ पर जो पहली बार में जो इंटरव्यू था, पहले ही राउंड में मैं बाहर हो गया, क्योंकि उस टाइम पर मेरी इंग्लिश माशाअल्लाह थी और आज भी है, तो इंग्लिश की वजह से मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। और उसके बाद मैंने जॉब करी एक सीए फर्म में, और मात्र मुझे उस टाइम पर फर्स्ट अटैम्प्ट होने के बावजूद भी सिर्फ 15,000 रुपये मिले। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर मैं जॉब में ही रहा, 15,000 से 20, 20 से 25, 30, 35, 40। 2 साल के अंदर मैंने अपनी सैलरी को उस टाइम पर 5 बार इंक्रीज़ कराया, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि बचपन से ही थोड़ा सा क्लास में मॉनिटर रहता था, मैं खजांची रहता था, तो थोड़ा सा मेरे को अपने सिद्धांत बहुत अच्छे थे। तो जॉब में मुझे लगता था कि नहीं, जॉब से अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जॉब में सारी चीज़ें तो मनमानी नहीं हो सकती थी। मैं अगर चाहूँ कि क्लाइंट की फ़ीस मैं डिसाइड करूँ, तो 2014 में मैंने कहा नहीं, मैं अब आगे जॉब नहीं करूँगा, और मैंने प्रैक्टिस में आने का निर्णय लिया। 2014 से मैंने प्रैक्टिस करी 2016 तक। अब प्रैक्टिस में भी स्ट्रगल कम नहीं होते। प्रैक्टिस मैंने काफ़ी अच्छी अपनी चलाई, उस टाइम पर मैंने ऑफिस भी परचेज करा, लेकिन 2016 में आते आते फिर एकदम से लगा कि मैं प्रैक्टिस से भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई बार झूठ बोलना पड़ता था, कई बार थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती थी, अगर प्रॉपर रेस्पेक्ट ना मिले, आपको पता ही है, थोड़ा सा कई बार दिक्कतें हो जाती थी। तो 2016 में उस टाइम पर मेरे क्लाइंट थे, मैंने 60,000 पर मंथ मुझे वहाँ से मिलते थे, मैंने उन्हें छोड़ा, और 2016 से मैंने जीएसटी पढ़ना शुरू करा, और 2016 से लेकर अब तक मैं सिर्फ जीएसटी पढ़ रहा हूँ, जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, और सारा जीएसटी पे ही काम कर रहा हूँ। लेकिन स्ट्रगल है, स्ट्रगल्स ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, अलग अलग लेवल के चैलेंजेस होते हैं, तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है। ऑल राइट सर, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है यूं ही मेरा नाम नहीं। सर आपकी बातों से आप हमेशा पॉजिटिव नज़र आए हैं अभी तक, आपका जो नेचर है वो कंप्लेनिंग ना होके बड़ा कॉम्पिटिटिव लग रहा है, तो इसके पीछे का क्या राज है? देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी वर्क करा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, काफ़ी वर्क करा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो मेरा मानना ऐसा है
कि जिस भी चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी, अगर हम उसमें कंप्लेंट्स करेंगे तो वही चीज़ अट्रैक्ट होगी। तो ये नेचर है। मैं आपको बताऊं कि जब जीएसटी आया, जब नोटबंदी आई, तो लोग बागों ने शिकायतें करी, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, जीएसटी आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने क्या करा, उस टाइम पर गवर्नमेंट की ना सुन के या लोगों की ना सुन के मैंने उस जीएसटी को पढ़ना शुरू किया कि अगर आ गया तो मुझे क्या करना है। आजकल नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, क्लाइंट कहते हैं कि जी ये गलत है, ये गलत है। भाई जो गलत है ठीक है, लेकिन हमारा काम है जो आया है उसे पढ़कर उसे समझना और समझाना। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हो तो वहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे अपने ब्रेन्स की। और मेरा तो मानना ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है आस्था जी आपके साथ, शायद मैंने इसे कई बार मांगा है, सबकॉन्शियस माइंड से मांगा है मैंने कि कोई मेरा इंटरव्यू ले, मेरे से कुछ सवाल पूछे और मैं उसके जवाब दूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। सर, आपके पढ़ाने का या आपके टीचिंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। आपने सिर्फ स्टूडेंट्स को ना टारगेट करके आपने एक बहुत ब्रॉडर सेक्टर को टारगेट किया है, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स भी आते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, एंड सभी लोग कहीं ना कहीं आपकी वीडियो देख के अपने मतलब का सामान लेके चले जाते हैं। तो ये इनोवेटिव आइडिया आपके मन में कैसे आया? देखिए मैम, पहली बार तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे ना मेरी ज़िंदगी में ना आदमी बहुत अच्छे मिले। मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे, ब्रदर सिस्टर बहुत अच्छे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे, मुझे सब लोग बहुत अच्छे मिले। अब उसमें हुआ क्या, ये एक इत्तेफाक स्टोरी है। मेरे मन में जोश आया कि भाई मैं भी सीए फाइनल पढ़ाऊँगा, और मैंने पहला बैच शुरू कर दिया। और मेरे पास 5 या 7 बच्चे थे पहले बैच में सीए फाइनल के। मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा पढ़ा लूँगा। लेकिन एक दिन मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी दीपक गुप्ता सर की, सब लोग जानते होंगे सीए फाइनल के लिए, इतनी अच्छी फैकल्टी। जब मैंने उनकी वीडियो देखी मैंने कहा कपिल तुझे तो कुछ भी नहीं आता, सीए फाइनल तू छोड़, सीए फाइनल दीपक गुप्ता सर से अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो मैंने उस टाइम पर पहला और आखिरी बैच सीए फाइनल का पढ़ाया, और उसी बैच के अंदर जो मेरे अकाउंटेंट्स लोग हुआ करते थे, मैंने कहा तुम्हें सीए फाइनल के साथ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि 5 बच्चे थे, मैंने कहा 15-20 तो बच्चे होने चाहिए। तो मैंने उस टाइप से वहाँ से शुरू करा कि भाई सीए फाइनल को छोड़ो, अपने अकाउंटेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाओ, मतलब कि इन शॉर्ट जीएसटी पढ़ाओ। उस जीएसटी को कोई भी व्यक्ति आके पढ़ ले। रही बात स्टाइल की, तो मैंने थोड़ा सा साइकोलॉजी पे जब वर्क करा तो मैंने देखा कि लोगों को कोई चीज़ कैसे याद रहती है, लोगों को कोई चीज़ स्टोरी में याद रहती है। तो मैंने पूरे जीएसटी के अंदर जो भी सेक्शन वगैरह मैंने पढ़ाए, तो मैंने वहाँ पर स्टोरियाँ ऐड करने लगा, अपनी स्टोरियाँ बनाने लगा। तो लोगों को उसमें मज़ा आने लगा, सेक्शंस को अच्छे से पकड़ने लगे। तो और मेरी थोड़ी सी जो भाषा इंग्लिश मैंने कभी यूज़ ही नहीं करी, तो हिंदी भाषा में मैं पढ़ाने लगा और मुझे उसमें मज़ा आने लगा और लोगों को टच फील होने लगा। अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, यूपी की, बिहार की, इन लोगों को मतलब बड़ा मज़ा आने लगा कि यार कोई जीएसटी इतनी सरल भाषा में घर की घर वाली लैंग्वेज में पढ़ा रहा है। तो यही आज की डेट में मेरी स्ट्रेंथ है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट इतना सॉलिड नहीं है, लेकिन उसे जो पढ़ाने का तरीका है, डिलीवर करने का जो तरीका है, उसमें एग्जाम्पल्स डालना, स्टोरी डालना, वही मेरी स्ट्रेंथ है। मैम सर, हम हमेशा सुनते हैं कि गुड कम्युनिकेशन मतलब फ्लुएंट इन इंग्लिश, और अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो यू शुड हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। और जिस तरीके के हम लोग प्रोफेशन में हैं पब्लिक स्पीकिंग के, तो उसमें तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या आपने इंग्लिश को एज अ हर्डल कभी फेस किया है? अगर मैं आपके इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। इंग्लिश को लेकर मुझे बहुत दिक्कतें भी हुई, लेकिन कभी इंग्लिश ने मेरे रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करी। अगर मैं आपको बताऊँ, 12th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, ग्रेजुएशन में कभी इंग्लिश कभी हिंदी पढ़ा। जब सीए आई तो सीए में मुझे लगा यार हिंदी मीडियम से काम नहीं चलेगा, मैंने सीए में इंग्लिश मीडियम ही सिलेक्ट करा। और वहाँ पर मुझे इतनी दिक्कत आई, बड़े बड़े वर्ड्स हुआ करते थे
ठीक है ना, पता नहीं ऐसे वर्ड्स हुआ करते थे, कई बार तो मैं बोल भी नहीं पाता था उन वर्ड्स को, प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाता था। तो मैंने उन्हें लिख लिख के 4-4 बार 6-6 बार कि वो गलत ना हो, तो मैंने ऐसे एग्ज़ाम पास किया। कई बार तो कोई मुझे अच्छा वर्ड मिलता था लेकिन उसकी स्पेलिंग नहीं आती थी। लेट्स सपोज फेबुलस वर्ड है, मैं लिखना चाहता हूँ और मुझे स्पेलिंग ही नहीं पता, तो मैं ब्यूटीफुल लिख के आ जाया करता था कि चलो कोई बात नहीं, कि काम तो किसी तरीके से हो। अब मैं IBM में मेरा इंटरव्यू उसी वजह से रहा कि इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो इंग्लिश की वजह से डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई, लेकिन मैंने उसका सामना किया। अब मैं आपको बताऊं कि 2017 से मैं GST पढ़ा रहा हूँ, बल्कि 16 से ही 5 साल हो गए। कई लोग मुझे कहते हैं सर आपकी किताब कब आएगी, सर आपकी बुक कब आएगी, तो मैं हमेशा उन्हें कह देता हूँ यार बुक नहीं आएगी, क्योंकि बुक के लिए तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, पूरी लिखनी चाहिए। तो मेरे को इंग्लिश में हमेशा से ही डर रहा, लेकिन इंग्लिश मेरी तरक्की में कभी रुकावट नहीं बनी। हाँ, कुछ चीज़ें थी जैसे बुक्स नहीं आई, हालांकि अभी मेरी 1 दिसंबर को शादी हुई, तो जो मेरी वाइफ है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने अब मुझे मोटिवेट करा, नहीं आप बुक लिखो, मैं आपकी चीज़ों को चेक कर दूंगी, पूरी बुक को गलतियाँ नहीं होंगी। और अब जब जैसे हम अपील फाइल करते हैं, नोटिस रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो सारी चीज़ों को ठीक कर लेती है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, हो सकता है कि आपको अच्छी आती हो, अगर अच्छी आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आपको इसमें रुकावट नहीं बननी चाहिए सक्सेस में। मुझे याद है मैडम, मैं चेन्नई में ऑडिट करने गया, तो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर थे, तो वो मुझसे कहते कि मिस्टर जैन प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। मैं उन्हें परेशान करता, मैं कहता था आई विल नॉट स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, आपको हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में मेरी वीकनेस की वजह से मुझे बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं आपको बताऊँ, 2016 में फैकल्टी आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हुआ कि जिसमें GST की फैकल्टी को सिलेक्ट करना था, तो मेरे जजेस थे, ठीक है, विमल जैन सर, ठीक है, और काफ़ी लोग। तो एक छोटा सा वर्ड होता है मैडम, डेफिनेशन। देखो आज भी मैं उसे डेफिनेशन ही बोल रहा हूँ, जबकि उसका मीनिंग जो है ना वो है डेफिनेशन। तो मैंने अपनी जब PPT बनाई तो उसमें मैंने लिखा डेफिनेशन, और मेरे जजेस ने पूछा कपिल जैन क्या ये स्पेलिंग ठीक है? मुझे कॉन्फिडेंस था, मैंने कहा सर चाहे चेक करने के लिए पूछ रहे हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने दोबारा पूछा कपिल क्या स्पेलिंग ठीक है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और नतीजन ये हुआ कि मैं वहाँ से आउट हो गया, क्योंकि भाई इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन मैंने फिर दोबारा मेहनत करी, फिर दोबारा से मैंने PPT बनाई, ठीक है। अब की बार मैंने ऐसी PPT बनाई कि जिसमें स्पेलिंग गलत ही ना हो, और मैंने पूरा जो मेरा लेक्चर था, 15 मिनट का सेशन था, वो मैंने पूरा इंग्लिश में दिया, सॉरी पूरा हिंदी में दिया। पूरा जो सब लोग वहाँ पर इंग्लिश में दे रहे थे, लगभग 35-40 लोग थे, और मैंने पूरा सेशन अपना हिंदी में दिया। और बाहर आके जो जजेस थे उन्होंने कहा कपिल देख, अगर तुझे सक्सेस पानी है तो जो तेरी ये लैंग्वेज है ना, इसे मत छोड़ियो, यही लैंग्वेज तेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि तुम अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर तुम इंग्लिश में आए तो ना इंग्लिश रहेगा ना हिंदी। तो इसलिए पिछले 4-5 सालों से मैं जो पढ़ा रहा हूँ हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। दिक्कतें आती है, आज भी मैं CFA का कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें इंग्लिश है सारी, तो एक बार फिर से दिक्कत आती है। लेकिन क्या होता है, गूगल खोल लेते हैं, गूगल खोल के मीनिंग पता कर लेते हैं। तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन आप उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। जैसे मेरी हिंदी या जो मेरी भाषा है वो मेरी स्ट्रेंथ है। जैसे आपने बोला कि आप कुछ अलग पढ़ाते हैं, तो सिर्फ यही भाषा मेरी स्ट्रेंथ है, अदरवाइज़ तो और कुछ भी नहीं है। ऑल राइट सर, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, 2 ऑप्शंस दूंगी। सिर्फ 2? जी, अरे कम से कम मैडम 3 या 4 तो दो। सर 2 ऑप्शंस दूंगी, एंड जो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब है वो आपको मुझे बताना है। जी बिल्कुल। तो सर आप YouTube पे लाइव भी आते हैं एंड फेस टू फेस क्लासेस भी लेते हैं, तो आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, बड़ा कठिन क्वेश्चन आपने पूछा। अगर मैं कोई भी जवाब देता हूँ तो नाराज़ मत होना। YouTube मेरा पूरा परिवार है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है YouTube पे। लेकिन YouTube पे अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी मेरी वीडियो फेमस हुई है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वो हैं कि जिसे मैंने फेस टू फेस बैच में रिकॉर्ड किया है। हम फेस टू फेस मैडम पढ़ाते हैं दिल्ली में, और उसे ही रिकॉर्ड करते हैं, और उसे रिकॉर्ड करने के बाद जब वो पूरे इंडिया में पेन ड्राइव में जाती है तो बहुत मज़ा आता है।
क्योंकि फेस टू फेस में जब पढ़ाता हूँ एक अलग ही मज़ा आता है। सामने जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मुझे पूरा उनका पता चलता है क्या फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या उन्हें वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। उनके चेहरे से पता लग जाता है क्या वो बोर हो रहे हैं, क्या कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो फेस टू फेस में मुझे बहुत मज़ा आता है। सर आप YouTube पे भी क्वेरीज लेते हैं जब लाइव जाते हैं, एंड ऑन कॉल भी आपको क्वेरीज आती होंगी आई एम श्योर। तो कौन सी क्वेरीज लेने में ज़्यादा मज़ा आता है? अरे मैडम, पहली बात तो मैं बताऊँ ना, मुझे क्वेरीज लेने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता कोई सी भी। मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में, समझाने में। तो मैं सामने वाले को कहता हूँ अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज है उसे पूछो कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किस सेक्शन से होगा, किस रूल से होगा। तो इसलिए क्वेरी में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मुझे मज़ा आता पढ़ाने में। हालांकि जो क्वेरीज हमारी मेल्स पर आती हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सामने वाला जब लिखता है तो वो क्लियरिटी हमारे को होती है। और कई बार जो क्वेरीज जो कॉल पर आती है, मज़ा तो उसमें भी आता है, लेकिन कई बार कॉल्स पे कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेरी एकदम ऐसी आ गई जिसका एकदम से जवाब नहीं आ रहा मेरे लिए, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो क्वेरी में जो मज़ा होता है वो मेनली एक होता है कि जो आपको मेल पर आई या जो कॉल पर। यूट्यूब पर जो क्वेरीज होती है वो तो धड़ाधड़ पूछते रहते हैं, उसमें पढ़ने का भी टाइम ही नहीं हो पाता, तो वहाँ पे रिएक्शंस बहुत जल्दी देना होता है। तो मज़ा तो मैडम फ़ोन पर और मेल्स पर आता है, और बाकी क्वेरी से ज़्यादा लोगों को उसका सॉल्यूशन बताने में कि सर यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो तुम भी। जी सर, अगर दिल और दिमाग के अंदर किसी एक को चुनना पड़े या लड़ाई हो जाए दिल और दिमाग में, तो आप किसको चुनेंगे? सबकॉन्शियस माइंड को या आपके हार्ट को? अब मैडम देखो, इसका तो आपने बड़ा ख़तरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ भी बोलूँगा तो लोग बाग कमेंट्स डालेंगे कि कैसा व्यक्ति है ये। लेकिन मैं आपको अगर सच बताऊँ तो दिल के मामले में जितने भी फैसले लिए हैं वो ज़्यादातर गलती हुए। अगर जो फैसले मैंने दिमाग से लिए हैं वो ज़्यादा सही हुए। तो दिल और दिमाग की अगर बात करूँ तो दिमाग वाले फैसले मेरे अभी तक ज़्यादा सही हुए हैं। सर, आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा है? सीए के एग्ज़ाम्स पास करना या शादी वाला एग्ज़ाम पास करना? ये भी अगेन एक पर्सनल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अगर मैं सीए की बात करूँ तो सीए तो मैंने प्री अटेम्प्ट में पास करी। मतलब 4 साल से भी कम समय में, जितना उसके लिए अलॉटेड टाइम होता है उसमें मैंने पास कर ली। अगर मैं शादी के एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2012-13 से तैयारियाँ थी, ठीक है ना, और वो पूरी हुई जाकर 2020 में। तो मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हुए आए हैं शादी के टाइम पर। तो शादी का एग्ज़ाम, एक सही जीवन साथी चुनना मेरे हिसाब से एक टफ जॉब है। सर, आप जॉब में भी रहे हैं और प्रैक्टिस में भी रहे हैं, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय थे? अब मैडम क्वेश्चन आप ऐसे पूछ रहे हो, बड़े रैपिड फायर में, ये बड़े ख़तरनाक क्वेश्चन है और 2 ही चॉइस आप दे रहे हो। इसमें आप समझिए कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, या एम्प्लॉय था, ये तो मेरे एम्प्लॉयर्स बता सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एज ए अच्छा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर की तो बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉयर नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय था तो मुझे लगता है उस टाइम पर मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। और मैंने कभी अपने एम्प्लॉयर्स को इतना परेशान नहीं करा जितना आज के टाइम में जनरेशन करती है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला इतना। आज के टाइम में लोग जॉब पाने के लिए झूठ बोलते हैं कई बार मजबूरी भी होती है उनकी, ऐसा नहीं है कि उनकी मजबूरी है तो उन्हें पता सच बोलेंगे तो जॉब मिलेगी नहीं। और कई बार क्या होता है ना, एज ए एम्प्लॉयर ना, मुझे छोटी छोटी बातों पे लोग बाग कहते हैं कि तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर जाते हो, क्योंकि लोग बाग ना छोटी छोटी बातों का महत्व नहीं समझते। लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं आपको बताऊँ, मेरे को बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और अगर आप गरीब मरते हो तो इसमें सिर्फ आप ही की गलती है। तो जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे 10-10 रुपये 20-20 रुपये की भी वैल्यू है। और मैं अपने एम्प्लॉयज़ में चाहता हूँ कि चलो तुम मेरे जैसा नहीं बन सकते, लेकिन इम्प्रूव तो करो, लर्निंग तो करो आप। तो मेरा और मेरे एम्प्लॉयज़ का ना हमेशा ना थोड़ा सा 36 का आंकड़ा रहता ही रहता है, ठीक है। ये समझ लो कि उन्हें मुझे झेलना पड़ता है, वो मुझे झेलते हैं, ठीक है। और मैं बड़ी शाबाशी देता हूँ जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टाफ है कि हाँ वो मुझे झेल रहे हैं, मेरे टीम मेंबर्स। हालांकि नोक झोंक होता रहता है। तो नट शेल में अगर बात करूँ तो एम्प्लॉई में ज़्यादा अच्छा था,
Okay. in comparison to employer. All right sir, thank you so much for coming to our show and आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने हमारे लिए ये समय निकाला, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं मैम आस्था जी, मैं तो आपको बताऊंगा कि आपने ना मेरा एक ड्रीम और पूरा कर दिया। मेरा बड़ा मन था कि कोई मेरे से सवाल पूछे और मैं उसके जवाब दूं, तो मैं तो थैंक्स आपको करना चाहूँगा कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कुछ भी अर्न करा हो, ठीक है, आप उनका इंटरव्यूज़ ले रहे हैं और अपना इतना टाइम लगा रहे हैं। आपकी ये पूरी टीम डेडिकेटेड है, आप इसमें मैं देख रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप मानिएगा मैंने आपके यूट्यूब चैनल्स में ना स्टोरियाँ सुनी और काफ़ी स्टोरियों में बड़ा मज़ा आया मुझे कि हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी है। तो ये वाला जो काम होता है ना, ये बहुत अच्छा काम होता है, ठीक है, विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं है कि इस वाली स्टोरी को डालने के बाद बहुत पैसा या कुछ पैसे की नीड नहीं है। क्या होता है, एक दिल से अच्छा काम होता है। तो भगवान आपको इसमें ना बहुत अच्छी तरक्की देगा, ऐसी मेरी कामना। और थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट सर, ऐसे तो हम आपको अभी भी नहीं जाने देने वाले हैं, तो कुछ दो शब्द हमारी ऑडियंस के लिए। देखिए ऑडियंस के लिए मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए, अब मंजिल मिल गई है, अब बस करो। कई बार मेरी ज़िंदगी में भी मुझे लोगों ने कहा सीए कर ली, ठीक है, प्रैक्टिस हो गई, घर हो गया, ऑफिस हो गया, गाड़ी हो गई, अब क्यों इतना पढ़ाई करते हो, अब तो रुक जाओ। तो उन लोगों को मेरा एक शेर है, सिर्फ 2 ही लाइनों का शेर है। किसी शायर ने कहा है कि ठहर गए चंद लोग, ठहर गए चंद लोग जिन्हें अपनी मंजिलें समझकर। कुछ लोग क्या होता है मैम, ठहर जाते हैं अपनी मंजिलें समझकर। तो उन लोगों को मेरा ये नोटिस है, उन लोगों को मेरा ये मैसेज है कि ठहर गए चंद लोग जिन्हें अपनी मंजिलें समझकर मैं उन रास्तों से गुजरता चला गया। तो आप हमेशा किसी भी चीज़ को अपनी मंजिल ना समझे, हर चीज़ को आप अपना रास्ता समझे और रास्ते पे रुकना नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको ठहरना नहीं है। बस मेरा यही मैसेज आज के लोगों के लिए है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर शो। जल्द ही मिलेंगे फिर एक कहानी के साथ।